क्वेश्चन है आपके पास, एक कॉइल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। अब पहली बात, नॉन यूनिफॉर्म और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का फर्क ये मैंने वीडियो में पहले समझा दिया है अच्छा खासा करके, इसको देख लेना है। उस वीडियो का लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर नहीं मिलता तो प्लेलिस्ट खोलें, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर होगा, वहाँ पर उसके लेक्चर्स में ये बात एक्सप्लेन है, वहाँ से देख लेंगे। नहीं तो मैं लिंक लाजमी डाल दूंगा। एक कॉइल को आपने रखा हुआ है, कॉइल में से कोई करंट नहीं गुजर रहा, सिर्फ कॉइल रखी हुई है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। अब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होते हैं। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट है एट डिफरेंट पॉइंट्स, लेकिन जितनी भी है वो फिक्स्ड है, वो बदल नहीं रही। और कॉइल भी रेस्ट पर है। जब कॉइल भी रेस्ट पर है, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बदल रही, जितनी है फिक्स्ड है, तो उसमें से फ्लक्स चेंज नहीं होगा। फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ भी प्रोड्यूस नहीं होगी, करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फैराडेज लॉ कहता है कि ईएमएफ तब इंड्यूस होती है जब कॉइल में से फ्लक्स चेंज हो टाइम के रिस्पेक्टिव। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि कॉइल को हमने प्लेस किया हुआ है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, नो मोशन नो चेंज विद टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का बता रहा है कि आगे के नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मीन द स्ट्रेंथ वेरीज एट पॉइंट टू पॉइंट। मतलब एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड समझ लो 10 टेस्ला थी, अगले पे 5 टेस्ला हो गई, 3 टेस्ला हो गई, लेकिन ये जो 10 5 3 टेस्ला है, ये एक पॉइंट पर इतनी ही रह रही है, बदल नहीं रही। सो ये चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ। सो फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा क्योंकि कॉइल भी एट रेस्ट है और मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज नहीं आ रहा। सो नो चेंज इन फ्लक्स, नो ईएमएफ, नो करंट। सो अल्फा इज द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन अब हमारे पास आ चुका है, एक प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल है, उसको एक्सेलरेट किया, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से रीजन इंटर हुए हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी की रेशियो क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी की रेशियो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। आपके पास प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल है, काइनेटिक एनर्जी ये फॉर्मूला है, क्यू वी होता है फॉर्मूला। अब इसमें क्या हो रहा है, मैस का कोई रोल नहीं आ रहा, यानी ड्यूट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल इनका मैस डिफरेंट होगा तो मैस का कोई चक्कर नहीं है, चार्ज का फर्क है। तो जो इनकी चार्ज की रेशियो होगी, प्रोटॉन पे भी चार्ज 1 होता है, ड्यूट्रॉन पे भी चार्ज 1 होता है, लेकिन अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है +2। तो जो इनकी चार्ज की रेशियो होगी वही इनकी जो है काइनेटिक एनर्जी की रेशियो आ जाएगी, यानी कि 1:1:2। सो इनके चार्ज ये रहे और इनकी काइनेटिक एनर्जी की रेशियो क्यू वी के अकॉर्डिंग, जितना इनका वी तो वी से कैंसिल हो गया ना तीनों में, ये चार्ज बच गया, तो 1:1:2 आपके पास आंसर हुआ। चार्ली आपके पास करेक्ट चॉइस हो गई। क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ क्लोज पाइप। फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ क्लोज पाइप का मतलब क्या कि थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि इसमें ऑड हार्मोनिक होते हैं, पहले के बाद सेकंड तो आएगा नहीं, थर्ड आएगा, तो थर्ड हार्मोनिक इज द सेकंड ओवरटोन, इज द फर्स्ट ओवरटोन। थर्ड हार्मोनिक इज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ क्लोज पाइप। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए मैं, तो देखते हैं आगे चलते हैं। बेसिक क्या है कि क्लोज पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, NV/4L होती है। फर्स्ट की है तो N1 पुट किया तो V/4L होगी। फर्स्ट ओवरटोन जो होगी वो आप पुट करोगे NV/4L में, आप N की जगह पे 3 पुट करोगे, 3 पुट किया वही 3V/4L मेरी आ गई फर्स्ट ओवरटोन। सही हो गया, आगे चलते हैं। ऑप्शन अल्फा कहता है सेम एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग। फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग में क्या होगी, सेकंड हार्मोनिक होगा उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका होता है क्या भला, NV/2L। अब उसकी भी फर्स्ट ओवरटोन है, यानी कि सेकंड हार्मोनिक है, तो मुझे लिखना होगा 2V/2L। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, V/L आया। सेकंड इज द V/L क्या है, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो V/L इज नॉट इक्वल टू 3V/4L, यानी कि फर्स्ट ओवरटोन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ क्लोज्ड पाइप। तो ये गलत ऑप्शन हो गया। बीटा ऑप्शन वही बात, ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड ओवरटोन ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग। सेकंड ओवरटोन की आपके पास ये आती है, देखो सेकंड ओवरटोन ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग ये होगा, थर्ड हार्मोनिक बनेगा, NV/2L में 3 पुट किया हुआ है, आपके पास ये आया ट्वाइस दैट, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर भी बराबर नहीं आया, बीटा भी गलत हो गया। चार्ली, ट्वाइस दैट ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन पाइप ऑफ द सेम लेंथ। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये है और आपके पास ये V/L आपके पास ट्वाइस आ गया उसका। अब आगे ये अलग सेपरेट है, 3V/4L इज नॉट इक्वल टू V/L, यानी कि चार्ली भी गलत। अब आगे चलते हैं, जो ऑप्शन ठीक है, डेल्टा, हाफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड ओवरटोन ऑफ द ओपन पाइप ऑफ द सेम लेंथ। सेकंड ओवरटोन, अच्छा ये सेंटेंस डिफरेंट है, सेकंड ओवरटोन ऑफ द ओपन पाइप ये है, इसका हाफ करेंगे तो 3V/2L मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो यानी 3V/4L। ये जो आया ना हाफ डेट ऑफ
हाफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड ओवरटोन, ये बराबर है फर्स्ट ओवरटोन के। तो डेल्टा ऑप्शन आपके पास करेक्ट हुआ। देखते हैं अपने क्वेश्चन में कि हाफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड ओवरटोन ऑफ द पाइप ऑफ द सेम लेंथ, ये बराबर होती है फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द क्लोज्ड पाइप के, उसकी फ्रीक्वेंसी की। सो डेल्टा आपके पास करेक्ट आंसर हुआ। अच्छा, ये बच्चे भी मेजॉरिटी गलत करते हैं। द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन है द स्टेडी फेज रिलेशन। एक्सेलरेशन, अब ये सबको पता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में आपके पास 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, यानी π/2 का डिफरेंस होता है, यानी कि अल्फा और डेल्टा में से आंसर होना चाहिए। इतना तो सबको पता था, लेकिन क्या लीड करता है या लैग करता है, ये हम देखेंगे विद सबूत कि क्या है, सबूत के साथ देखना है, हमने वैसे यकीन नहीं करना। ओके, तो चलते हैं। इतनी बात तो कंफर्म है कि अल्फा और डेल्टा में से आंसर है, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, आगे चलो। एक्सेलरेशन लीड्स द वेलोसिटी बाय π/2, ये कैसे कह दिया देखते हैं। वेलोसिटी का ये फॉर्मूला था, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर हम इसमें cos थीटा बनाना चाहें तो ये इस तरह बनेगा। अब इस फॉर्मूला में ये फॉर्मूला क्या है, ये किसका, ये एक्सेलरेशन का है, और दिख रहा है इस फॉर्मूला में, एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में प्लस π/2 ऐड हो रहा है, π/2 ऐड हो रहा है, यानी 90 ऐड हो रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन लीड कर रही है, एक्सेलरेशन आगे है। एक्सेलरेशन इज अ कोसाइन शिफ्टेड अहेड ऑफ वेलोसिटी बाय π/2, ये लीड कर रही है। आगे देखते हैं और सबूत, पास्ट पेपर से भी देखेंगे। तो चलो आगे इसका सबूत हमने देखना है। हाँ जी, तो ये है डिस्प्लेसमेंट का, ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट का, ये है वेलोसिटी का, ये है एक्सेलरेशन का। अब दिख रहा है ये जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो वेलोसिटी जो है यहाँ पे पहुंची हुई है, एक्सेलरेशन यहाँ पे पहुंची हुई है। ये देख रहे हो वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन नेगेटिव मैक्सिमम पे है, यानी कि जब वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव मैक्सिमम पे आएगी t/4 पे, और आपकी एक्सेलरेशन ऑलरेडी ही नेगेटिव मैक्सिमम पे है, तो एक्सेलरेशन लीड कर रही है। सही है। अब देखो t/4 पे एक्सेलरेशन नेगेटिव मैक्सिमम से 0 पर चली गई, लेकिन ये वेलोसिटी t/4 पे अभी नेगेटिव मैक्सिमम पर पहुंची है। t/2 पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव मैक्सिमम पे पहुंच भी चुकी है, ये t/2 पे अभी 0 हुई है, तो वेलोसिटी लैग कर रही है, साफ दिख रहा है। अब अगली स्लाइड देखें, ये है पास्ट पेपर का क्वेश्चन 2017 का यूएचएस का। द वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टेडी फेज रिलेशनशिप, एक्सेलरेशन शोज फेज लीड। जब वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि फेज लीड, एक्सेलरेशन शोज फेज लीड ओवर द वेलोसिटी बाय π/2, तो हमें पहले ही पता था फेज लीड यहां से क्वेश्चन में से देखने वाली बात थी। आपने क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना होता है, उससे भी नॉलेज लेना होता है। तो फेज लीड यहां पे लिखा हुआ है 2017 में, तो π/2 बीटा इज करेक्ट चॉइस। सो इसका आंसर हमारे पास क्या हुआ, फिर हमारे पास इसका आंसर हो गया लीड्स बाय π/2, यानी कि अल्फा।